नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो एक बारी फिर से स्वागत है हमारे इस दृष्टि बैच में। तो आज के इस चैप्टर की हम बात करें। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। किस सब्जेक्ट का चैप्टर है भाई? तो ये आपकी सिविक्स जो है, जो आपकी नागरिक शास्त्र जो है, इसका चैप्टर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो भाई इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलता हूं कि यार जब भी किसी चैप्टर को शुरू करो, किसी भी चैप्टर को शुरू करो, तो उसके नाम पे हमेशा जाया करो, ठीक है। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको पिछले वाले चैप्टर से, पिछले वाले अध्याय से थोड़ा सा जोड़कर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि भैया हमारा जो दृष्टि बैच है, जिसमें हमने एक वन शॉट की फ्री सीरीज जो शुरू की है, प्लीज इसको फॉलो करिएगा। ये जो वन शॉट है आपके बहुत ज्यादा जो है आपको फायदा देने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को। तो देखो बेटा, इस चैप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है सर? हमारा चैप्टर कौन सा? तो चैप्टर बहुत ही प्यारा है, संविधान निर्माण। यहां पर किसी के निर्माण की बात हो रही है, किसी को बनाने की बात हो रही है। और यहां पर किस चीज को बनाने की बात हो रही है? संविधान। अच्छा, ये जो शब्द है संविधान, ये आपने अक्सर सुना होगा, आपने क्लास 8वीं में, 7वीं में, है ना, ये शब्द जो है सुनना शुरू कर दिया होगा कि भैया एक देश को चलाने में संविधान का बहुत बहुत बड़ा जो है योगदान होता है, अगर मैं बात करूं किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वाला जो चैप्टर था उसको थोड़ा सा जोड़ के पढ़ते हैं। पिछले वाले चैप्टर कौन सा था भाई? तो हमारा जो पिछला वाला चैप्टर था, लोकतंत्र क्या और क्यों, उसमें हमने लोकतंत्र को डिटेल में जाना। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने उसमें यह पढ़ाया था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, किसी भी सरकार है, किसी की भी सरकार है, तो उस पर जो है कुछ लगाम होते हैं, है ना, उस पर कुछ बंदिशें होती हैं। वो अपने मन चाहे ढंग से कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता। और ये बंदिशें, ये सब कौन लगाता है? ये सब रोक कौन लगाता है? ये जो लिमिटेशंस होती हैं किसी भी लोकतांत्रिक सरकार पे कौन लगाता है? तो उस देश का संविधान। यानी कि किसी एक लोकतांत्रिक देश में उस देश का जो संविधान होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने में किसी संविधान का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे किसके बारे में? चैप्टर नंबर 2 में, यानी कि दूसरा जो अध्याय है, इसमें हम जानेंगे संविधान के बारे में। संविधान हमारा कैसा बना, संविधान को पूरे बनने की प्रोसेस क्या थी, क्या क्या क्रियाक्रम हुए भाई संविधान को बनने में। आपको पता होना चाहिए भाई, जब हमारा संविधान बना उससे पहले हम अंग्रेजों को गुलाम थे। 1947 में आजादी मिली और आप देखोगे 26 जनवरी 1950 के बाद जो है हमारा संविधान जो है लागू होता है। हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है, पूरी जो हमारी जर्नी रहेगी, है ना, कि किस तरीके से जो हमारा संविधान है ये बनाया गया, इसके बारे में हम जो है इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। अच्छा, ये संविधान होता क्या है भाई? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर संविधान का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल सी, अगर साधारण सी भाषा में बताऊं तो संविधान का क्या मतलब होना चाहिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान के चलिएगा आप कोई भी एक खेल खेल रहे हो, आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम बात करें भारत की, तो बच्चे क्रिकेट बहुत खेलते हैं, तो क्रिकेट की आपको नॉलेज होगी। अब सोच के देखो, एक क्रिकेट आप जो है गेम खेल रहे हो, और उस गेम में क्रिकेट खेल रहे हो आप अपने मोहल्ले में खेल रहे हो किसी मैदान में, और वहां पर कोई भी आपको मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी नियम कानून नहीं है, आप ऐसे ही खेल रहे हो, है ना। आप एक ओवर में बोल रहे हो 8 गेंदें होनी चाहिए, कोई कह रहा है 6 गेंदें होनी चाहिए, कोई कह रहा है 5 गेंदें होनी चाहिए, कोई कह रहा है 4, है ना। आप छक्का मार रहे हो तो उसको 4 रन मिल रहे हैं, आप चौका मार रहे हो उसका छक्का मिल रहा है आपको, ठीक है, 6 रन मिल रहे हैं आपको। तो ये सब क्या है भाई? ऐसे अगर तुम खेलोगे तो आपस में लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी। कोई कह रहा है बैट मेरा है तो भाई मैं जो बोलूंगा वो होगा, कोई कह रहा है बॉल मेरी है तो मैं जो बोलूंगा वो होगा, कोई कह रहा है भाई वाइड वाइड कुछ भी नहीं होगा, है ना। सिंपल से अगर बॉल कहीं दूर भी जाती है तो भी वो वाइड नहीं होगी, एक रेंज के बाहर जाती है तो वाइड नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपस में हर एक इंसान, मतलब 11 के 11 जो प्लेयर है वो बोल रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब तुम गेम खेलोगे तो ऐसा हो सकता है कि पूरा गेम समाप्त हो जाए और लड़ाई ना हो? बिल्कुल लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि तुम में से सब जो हो अपनी अलग अलग बातें कह रहे हो और नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहे। अब जो है क्रिकेट के अलग से नियम कानून होते हैं, और उन अगर नियम कानूनों को तुम फॉलो करोगे तो कोई लड़ाई के चांसेस नहीं है भाई, क्योंकि एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं तो 6 ही होती हैं, है ना। जब 6 रन किसके मिलते हैं? अब पूरा जो है बॉल जो है डायरेक्टली बाउंड्री के पार जाती है ना। उसके बाद हम बात करें चौका मिलता है। तो ये सारे जो गेम्स हैं इनके रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी डिफाइंड है, और सारे जो प्लेयर्स हैं जो इन खेलों को खेलते हैं उनको जो है इन नियम कानून को जो है अपनाना पड़ेगा, है ना। तभी तो हम कोई अच्छे से गेम खेल सकते हैं ना। सेम अगर चीज जो है ये पूरे देश पे अप्लाई होती है। अगर एक और उदाहरण देता हूं, मान के चलिए आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में प्रॉपर नियम कानून है ना। जो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उन्होंने प्रॉपर नियम कानून बना रखे होंगे कि भाई तुम्हें सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे स्कूल आ जाना है, प्रेयर को अटेंड करना है, हर एक लेक्चर को लेना है ना। जब क्लास चल रही होगी बीच में खाना नहीं खाना, शोर नहीं मचाना, फीस जो है टाइम पे देनी है। तो ये सब क्या है भाई? ये भी नियम कानून है स्कूल के। बिना नियम कानून के स्कूल चल सकता है? नहीं चल सकता। ऐसे ही अगर पूरे देश की मैं बात करूं तो पूरे देश को चलाने के लिए नियम कानूनों की जरूरत होती है, और वो सारा चिट्ठा जो है कहां लिखा होता है? तो इस संविधान में लिखा होता है। तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे पूरे देश में
देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो, सर्वोच्च क्या है भाई, हमारा लॉ है, लॉ के नीचे सब आते हैं, चाहे कोई भी हो। तो भारत में रहने वाला हर एक इंसान, हर एक सरकार, हर एक संस्था किसके हिसाब से चलेगी, संस्था इस संविधान के हिसाब से चलेगी। तो इसलिए जो हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं, और ये किसी भी देश का क्या होता है भाई, किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसी भी देश का एक, आप बोल सकते हो कि अंगरक्षक होता है। किसी भी देश में शांति लाने के लिए एक बहुत बड़ा, जो आप बोल सकते हो, एक वेपन होता है संविधान हमारा। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है बात करेंगे। अच्छा, अब जब इस चैप्टर के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। सर किसके बारे में बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के बारे में। सर एक बात बताओ, हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमें तो अपने देश की बात करनी चाहिए। तो भैया अपने देश की भी बात करेंगे हम, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया एक एक चीज की बात करेंगे हम, एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बात क्यों करने वाले हैं हम, क्यों करने वाले हैं, है ना। यहां पे आप सवाल पूछ सकते हो कि सर जी एक बात बताओ कि हम तो दक्षिण अफ्रीका के हैं नहीं, दक्षिण अफ्रीका तो अफ्रीका के दक्षिण में आता है, उस देश की कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने इसका पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा एक नया उदाहरण है, बहुत नया उदाहरण है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे 1994 में इनके ये आजाद हो जाते हैं, उसके बाद इनका संविधान बनना शुरू होता है, 1996 तक आके बनता है। तो आप देखोगे कि एक ताजा उदाहरण है, और इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा कि अगर किसी देश का संविधान बन जाए तो बड़ी से बड़ी जो मुसीबतें होती है, जो बड़ी से बड़ी विलय जो होती है ना, वो सुलझ जाती है। इसलिए जो है हम दक्षिण अफ्रीका का जो है उदाहरण देखेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है भारत की बात नहीं करेंगे, हम भारत की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो हर चीज पढ़ेंगे हम। फिर संविधान बनने का जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे, संविधान किसी भी देश के लिए जरूरी क्यों होता है उसकी हम बात करेंगे, है ना। संविधान सभा की हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे संविधान का दर्शन के बारे में और संस्थाओं का स्वरूप के बारे में बात करेंगे। अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी हमारा संविधान होता है, उधर कौन कौन सी संस्थाएं जो होती हैं वो काम करती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि विधायिका हो गई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग जो है संस्थाएं, हमारा पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। ये संस्थाएं जो होती हैं पूरे देश को संभालती हैं, और ये संस्थाएं भी इस संविधान के हिसाब से ही चलती हैं। तो आई होप आपको पूरे चैप्टर का जो सार है, आउटलाइन जो है, वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में। भैया दक्षिण अफ्रीका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे इस बुक के हिसाब से, क्योंकि सबसे पहले जो कहानी हमारी शुरू होगी, आपको जो एनसीईआरटी दे रखी है, आपकी जो भी किताब दे रखी है, उसमें सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है वो साउथ अफ्रीका से भी होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका है कहां पर, यानी कि हमारा दक्षिण अफ्रीका जो है वो कहां पर है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है भाई कि भाई एक अफ्रीका नाम का बहुत बड़ा महाद्वीप है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके अगर आप दक्षिण में जाओगे, इधर साइड जाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है यहां पर दक्षिण अफ्रीका मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो देखो यहां पे दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए आपको, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है ना। मेरे सर की तरफ क्या है, उत्तर है, नीचे क्या है, दक्षिण है, पैर की तरफ। तो नीचे जो आने वाला, यानी कि नीचे जो आ रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब इसकी हम बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो इसकी हालत भी लगभग भारत की तरह थी। और सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं, अफ्रीका के जो भी देश हैं, जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, बहुत बड़ा है अफ्रीका। अफ्रीका एक महाद्वीप है। जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, जैसे हमें गुलाम बनाया गया था, जैसे भारत को गुलाम बनाया गया था, तो भैया इनको भी गुलाम बनाया गया था। और हम क्योंकि बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में भी जो यूरोपियंस थे, जो अंग्रेज जो थे, जो गोरे लोग जो थे, इन्होंने आकर जो है यहां पर राज किया और बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। अब प्रॉब्लम यह थी कि जैसे भारत में क्या हुआ, भारत में आज के टाइम पर कोई भी अंग्रेज नहीं रहता, क्योंकि सारे अंग्रेज जो है, जब हमें आजादी मिली तो सारे अंग्रेज अपने देश भाग गए। जो हमारे ब्रिटिशर्स जो थे, हमारे नहीं थे एक्चुअली, जो ब्रिटिश देश से जो आए हुए थे हमारे देश में, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो बहुत कम लोग रहे इंडिया में, सारे बाहर ही चले गए। लेकिन अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ। यहां पे क्या हुआ भाई, तो यहां पर जब इन्हें आजादी मिली, उसके बाद भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो गोरे जो होते हैं, जो यूरोपियंस जो होते हैं, वो यहीं पे बच जाते हैं। बहुत सारे, आप बोल सकते हो 20 से 25% की जो पॉपुलेशन होती है, जो इनकी जनसंख्या जो होती है, वो गोरों की होती है। अब दिक्कत क्या हुई भाई, यहां पर दिक्कत किस चीज की थी। जैसे हम भारत की बात करें, तो भारत में एक जो जातिवाद जो है, एक बहुत बुरी तरह से फैल रखा है, बहुत एक बड़ी समस्या बन गया आज के टाइम पर ही हम बात करें। लेकिन यहां की हम बात करें, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, तो यहां पर प्रॉब्लम थी रंगभेदी सरकार की। सर ये रंगभेदी सरकार क्या होती है, तो रंगभेदी सरकार का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया जो सरकार चमड़ी के बेसिस पर, चमड़ी मतलब आपके स्किन का जो कलर है, आपकी जो चमड़ी का जो रंग है, उसके बेसिस पे आपसे भेदभाव करती है कि आप गोरे हो, आप काले हो, आप सांवले हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं रंगभेदी सरकार। इसको एपार्थाइड बोलते हैं अंग्रेजी में।
ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। तो भाई यहां पर रंगभेदी सरकार जो थी, अब प्रॉब्लम यह थी कि जो इसके मूल निवासी थे अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, इनके जो स्किन का कलर होता है काला होता है, एक ब्लैक कलर के होते हैं, आपको भी पता होगा, है ना, मतलब बहुत ज्यादा काले होते हैं। अब इनकी स्किन का कलर ब्लैक है और उसके बेसिस पर, इनकी चमड़ी के रंग के आधार पर जो है इनके साथ बुरी तरह से भेदभाव किया जा रहा था। और यहां की कहानी ऐसी है, तो शुरू करते हैं भाई, मतलब आपको बेसिक थोड़ा क्लियर हो गया होगा, तो अब थोड़ा सा हम देख देख के पढ़ते हैं यहां पे क्या क्या लिखा गया है। अब यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया अश्वेतो, है ना। अश्वेत की हम बात करें, कौन है भाई? अश्वेत वही लोग हैं काले, इन्हें अश्वेत के नाम से बुलाया गया है। श्वेत मतलब जो गोरे होते हैं, अश्वेत मतलब जो काले थे, है ना, जो अफ्रीका के निवासी थे। प्लस रंगीन, और भारतीयों ने, अब रंगीन एक तरह का अलग अलग कलर होता है, मतलब ये भी थोड़ा सा अलग अलग जो रंग होते हैं, वो रंग का जो स्किन कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना, वो अलग अलग तरीका होता है। एक होता है भाई बहुत गोरे होते हैं, एक होता है गोरे होते हैं, है ना, कुछ रंगीन होते हैं ठीक है, और कुछ भारतीयों की हम बात करें तो ये सांवले होते हैं। तो बहुत सारे भारतीय जो थे वो भी साउथ अफ्रीका में रहते थे। जैसे हमारी गांधी जी की बात करें तो गांधी जी भी तो वहीं पर रहे थे। गांधी जी ने वहां पर ये जो रंगभेदी सरकार है इसके खिलाफ सत्याग्रह किया था, आपको पता होना चाहिए। गांधी जी की आपको मूर्तियां मिल जाएंगी साउथ अफ्रीका में आप जाओगे तो गांधी जी का बहुत बड़ा नाम है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो यहां पे वही बात हो रही है, अश्वेतो रंगीन, और भारतीयों ने 1950 में रंगभेदी प्रणाली के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, है ना। अब ये जो तीनों, जो अश्वेत दिख रहे हैं, रंगीन दिख रहे हैं, भारतीय जो लोग हैं, इनके खिलाफ कई सारी जो है यहां पर रंगभेदी घटनाएं हुआ करती थी। मतलब इनको जो है इनके साथ जो है बहुत ज्यादा अन्याय हुआ करता था। रंगभेद का मतलब समझ गए होगे, रंगभेद का मतलब समझ गए होगे कि भैया आपका जो स्किन का कलर है, आपका जो चमड़ी का रंग है, उसके आधार पर जो है आपसे भेदभाव किया जा रहा है ना। तो इन सभी के साथ जो है कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा था। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें, अब ये क्या थी भाई? तो एक छात्रों का संगठन था, है ना, छात्र संगठन था एक, ठीक है। अब इन छात्र संगठन की हम बात करें तो इसने क्या किया, इसने मोर्चा खोल दिया भाई, किसके खिलाफ? तो यहां पर जो सरकार जो थी, रंगभेदी सरकार जो थी, जो कि अंग्रेजों की थी, गोरे लोगों की थी, उनके खिलाफ जो है यहां पर एक मोर्चा खोल दिया। किस संगठन ने भाई? तो ये अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, एएनसी नाम था इसका, है ना, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसा हमारे देश में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस आपको हर एक देश में देखने को मिल जाएगी। तो अफ्रीका में भी कांग्रेस नाम की पार्टी थी, इसका नाम था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, और एक छात्र संगठन हुआ करता था। क्लियर हुआ? चलिए, जिनसे जो है अलगाव की जो नीतियों के खिलाफ जो है संघर्ष का नेतृत्व किया। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रंगभेदी सरकार के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा जो है मोर्चा निकाला। अब इनके जो है सबसे बड़े लीडर कौन थे? जैसे हम बात करें भारत की, थोड़ा कंपेयर कर लिया करो, मिला के देख लिया करो। अगर समझ में ना आए कोई भी चीज तो अपने भारत से थोड़ा जोड़ के देख लिया करो। हमारे भारत की हम बात करें, बहुत बड़े बड़े लीडर रहे, और उसमें से सबसे प्रमुख जो हमारे नेता जो थे, लीडर जो थे, वो थे कौन? याद करो, गांधी जी। तो गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा क्या क्या, वो बहुत सारी चीजें हुई। असहयोग आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो बहुत सारे आंदोलन हुए, किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। अब आप कहोगे सर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो इनका नेतृत्व कर रहा था? तो बिल्कुल था। क्या नाम था उस इंसान का? तो भैया उस इंसान का नाम था नेल्सन मंडेला। अब ये तो अभी खत्म हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। जैसे गांधी जी की हम बात करें तो गांधी को तो खैर उनकी तो हत्या कर दी गई थी, लेकिन इनकी हम बात करें तो इनकी नेचुरल डेथ हुई थी, और ये कुछ ऐसे दिखते थे, है ना। ये लेटेस्ट फोटो है इनका, ये अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनका, 7-8 साल पहले ही खत्म हुए हैं, इनका एक्सपायर हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी आप देखोगे आगे चल के ये जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनेंगे, है ना। आप देखोगे ये मोर्चा संभालेंगे, और क्या ही लीडर थे, बहुत ही प्यारे लीडर थे। और इनकी अगर हम बात करें तो ये गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, गांधी जी से बहुत ज्यादा इस इंसान ने प्रेरणा ली थी, और ये इंसान जो आगे चल के राष्ट्रपति बनेगा, लीडर बनेगा साउथ अफ्रीका का। तो इसके बारे में ही जो है बात करें, इनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की बात करें तो वो उन 8 नेताओं में से एक थे जिन पर जो है दक्षिण अफ्रीका सरकार ने जो है दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा जो है देशद्रोह का जो है मुकदमा चलाया गया था। अब ये इनकी हम बात करें, इनके अलावा 7 लोग और थे, टोटल 8 लोग थे। इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का जो है मुकदमा चलाया था। किसने भाई? जो उधर सरकार थी, उस टाइम पर जो सरकार थी, इन सबके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया। किसका? देशद्रोह का। अब इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती बस इतनी थी, ये लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ये लोग जो अश्वेत लोग जो हैं उनके फेवर में जो है लड़ाई लड़ रहे थे। ये लोग किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे? क्योंकि वहां पर जो भी रंगभेदी सरकार है, जो भी वो भेदभाव कर रही है, उसके खिलाफ ये लोग लड़ाई कर रहे थे, और इनको उठा के जो है जेल में डाल दिया जाता है। करीबन जो है 28 सालों तक आप देखोगे, 1994 में छोड़ा जाता है इन्हें। 28 सालों तक आप देखोगे। 1964 में इन 8 बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 28 साल से ज्यादा जो है ये जेल में रहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और उनको जो आजीवन कारावास दिया जाता है। किसके गुनाह में आजीवन कारावास दिया जाता है? कि भैया तुमने देशद्रोह किया है, मतलब तुमने सरकार के खिलाफ हो तो तुमने देशद्रोह किया है। और सरकार के खिलाफ ये क्यों थे? क्योंकि सरकार ही कैसी थी? रंगभेदी सरकार थी। अब यहां पे आपको देखो, आगे आपको देखने को मिलेगा
कि जैसे जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, बड़े बड़े होटल है ना, एयरपोर्ट और ये जो पब्लिक गार्डन जो होते हैं, यहां पर कहीं भी अश्वेतों को बैठने की परमिशन नहीं थी, भारतीयों को बैठने की यहां पे परमिशन नहीं थी, परमिशन देते ही नहीं थे। तो क्या करते भाई, है ना, तो इन सारे लीडर्स ने जो यहां पर मोर्चा संभाला। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, जिन पर श्वेत दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, क्लियर हो। आई होप आपको इतनी जो चीजें क्लियर हो गई। ये भी पता होना चाहिए भाई इनको लगाया किसने था, मतलब इन पे जो ये जो मुकदमा जो है किसने चलाया था। तो ये जो श्वेत सरकार जो थी, यानी कि गोरों की जो सरकार थी, उसने जो इन पर मुकदमा चलाया था और उनको जो है जेल में डाल दिया था। क्लियर हुआ ना। चलिए अब बात करें, देखो एक नए संविधान को जन्म देना। अब दिक्कत क्या हुई भाई, दिक्कत ये हुई एक बहुत बड़े लेवल पर जो है यहां पर विद्रोह होने शुरू हुए, बहुत बड़े लेवल पर मारकाट शुरू हो गई, क्योंकि यहां पर ज्यादा संख्या किसकी थी, ज्यादा संख्या जो है अश्वेतों की थी, लेकिन वहां पर जो कम संख्या वाले लोग हैं, जो गोरे लोग जो हैं, जो कि भेदभाव कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम थी। तो भाई जो अश्वेत लोग हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया और जहां पर बहुत ज्यादा जो दंगे फसाद हुए, बहुत ज्यादा लड़ाई दंगे हुए। उसके बाद आप देखोगे कि फाइनली जो श्वेत सरकार जो होती है मान जाती है, कहती है कि ठीक है भैया हम हार गए, तुम जीते, अब जो हम क्या करेंगे, अब जो हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक प्रॉपर जो एक संविधान बनाएंगे देश का, और ये जो भी चीजें हो रही हैं, यानी कि जो भी रंगभेदी सरकार है, इसको हम सब कुछ खत्म करेंगे, मतलब रंग के आधार पर किसी से भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये वाली जो स्लाइड है हमारी, वो इसी के बारे में बताती है कि अब क्या होगा। अब जो हमारा साउथ अफ्रीका जो है ना, साउथ अफ्रीका जो है वो किसकी तरफ बढ़ेगा, तो वो एक जो है यहां पर संविधान बनाने की ओर, एक नए संविधान का जो है जन्म होगा। कहां पर भाई, साउथ अफ्रीका में। मतलब पानी जो है सर के ऊपर जा चुका है। अब यहां पर जो लोग हैं वो मोर्चा खोल देंगे और इसके बाद आप देखोगे कि यहां पर एक नए संविधान का जो है यहां पर निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी वो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ। चलिए तो देखो पढ़ते हैं। रंगभेद के खिलाफ जो है विरोध और संघर्ष बढ़ने के साथ ही जो है अश्वेतों को दमन के माध्यम से जो है सरकार के शासन में ही नहीं रखा जा सका। श्वेत जो है शासक ने अपनी नीतियों में जो है बदलाव किया। क्लियर हुआ। मतलब यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पर बहुत ज्यादा जो है आप बोल सकते हो कि संघर्ष की लड़ाई थी एक, है ना। सरकार को जो यहां पर दमन मतलब सरकार को यहां पर लोग दमन कर रहे थे भाई, सरकार का दमन कर रहे थे लोग, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके थे। सोच के देखो, अगर आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो और आपने जो है पब्लिक टॉयलेट यूज कर लिया, लेकिन आप जैसे पब्लिक टॉयलेट यूज करने के आपसे मना कर दिया कि आप जो है पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। मान के चलो आप जो है बस में बैठे और आपको बोल दिया आपको बस में बैठने की परमिशन नहीं है, बैठोगे तो पीछे बैठोगे, बस में जो पीछे सीटें होती हैं वहां बैठोगे। तो ये सारी जो चीजें इन लोगों के खिलाफ हो रही थी। क्लियर हुआ ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। रंगभेद के खिलाफ जो है विरोध और संघर्ष बढ़ने के साथ ही जो है अश्वेतों को दमन के माध्यम से सरकार ने शासन में नहीं रखा जा सकता था। अब देखो यहां पे, अब क्योंकि यहां पे जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, जो श्वेत सरकार जो थी, वो लगातार दमन कर रही थी और लगातार जो विरोध प्रदर्शन जो है बढ़ते जा रहे थे। लगातार यहां पर सरकार का जो है विरोध हो रहा था। यहां पर सरकार जो है यहां पर अश्वेतों को दबाने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि भैया यहां पर जो श्वेत सरकार जो है, श्वेत शासन, जो श्वेत शासन का मतलब क्या है, यानी कि गोरों का शासन जो है वो मान जाता है, वो हार ही मान लेता है भाई कि भैया हमने हार मान ली है, अब हम जो है ये जो प्रणाली चल रही है, जो शासन चल रहा है, इसमें हम बदलाव करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है। भेदभावपूर्ण कानूनों को जो है निरस्त कर दिया गया। राजनीतिक दलों पर जो है प्रतिबंध और मीडिया पर जो है प्रतिबंध हटा दिया, है ना। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर जो है प्रतिबंध हटा दिया गया। तो पहले क्या था, पहले जो है अलग अलग जो पार्टीज थी, राजनीतिक पार्टी जो हुआ करती थी, उन पर अलग अलग तरीके के जो है प्रतिबंध लगे हुए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, है ना। और बाकी यहां पर बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस है, मीडिया वाले जो है, मीडिया वाले पता है ना, मीडिया वाले जो अखबार में जो चीजें जो छपती हैं या फिर जो आप न्यूज चैनल्स वगैरह पे देखते हो, वो मीडिया का हिस्सा हो जाती हैं। तो मीडिया पे भी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। तो जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां जो थी, उनसे प्रतिबंध हटा दिया। पूरा प्रतिबंध जो है, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि तुम चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, तुम्हें कोई भी मान्यता नहीं है। तो वो सारे जो प्रतिबंध लगे हुए थे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों पर, जो कि अश्वेत की पार्टियां थी, अश्वेत जो थे उनकी पार्टियां थी, उनसे प्रतिबंध हटा दिए गए, उनसे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। उसके अलावा आप देखोगे कि यहां पर अलग अलग जो मीडिया हाउसेस थे, उनसे भी प्रतिबंध हटा दिए गए। सबसे जो है यहां से आप देखोगे जितनी भी बंदिशें थी, प्रतिबंध जो थे, हटा दिए गए। ठीक है। अब बात करेंगे किसके बारे में, तो ये देखो मंडेला साहब जो थे, हमारे नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने एक द्वीप जो था, रॉबिन द्वीप नाम था इसका, यहां पे जेल थी, रॉबिन द्वीप जेल थी, जेल का नाम क्या था, रॉबिन द्वीप। यहां पर 28 साल बिताए और फाइनली जो 28 साल के बाद जो है इनको 26 अप्रैल 1994 में जो है यहां पर आप देखोगे इनको छोड़ दिया जाता है और आप देखोगे कि रंगभेदी सरकार का जो है अंत हो जाता है। और फिर यहां पे आप देखोगे, यहां पे जिम्मेदारी दी जाती है कि यहां पर जो सरकार जो है एक नया संविधान बनाएगी। और देखोगे आप 1996 में शायद 96, हाँ 2 साल में जो है इनका संविधान बनके तैयार हो जाता है।
तो आप देखोगे यहां पे बात कब की हो रही है, 1994 की, ठीक है। रंगभेद सरकार का जो अंत हो जाता है, इसमें जो है बहुनस्लीय सरकार के गठन का जो है मार्ग प्रशस्त होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे अभी तक सरकार किसकी थी, अभी तक सरकार किसकी, तो अभी तक सरकार जो थी वो श्वेत की थी, है ना, किसकी थी, श्वेत सरकार थी, है ना, श्वेतों की सरकार थी, श्वेत सरकार थी। अब क्या होगा, अब सरकार होगी बहुनस्ली सरकार, मतलब अब इसमें काले गोरे रंगीन सब जो लोग हैं वो सरकार बनाएंगे, मतलब सरकार में हर तरीके का इंसान होगा, क्योंकि नस्ल भेद अब बेसिकली सारी जो चीजें होती क्या है, ये नस्ल भेद होता है ना। नस्ल भेद क्या होता है कि आपकी नस्ल के आधार पर, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे आपकी कास्ट के आधार पर हो, तो नस्ल भेद होता है। अब यहां पे नस्ल भेद किस प्रकार का था, तो भाई स्किन के आधार पर, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई रंगीन है, तो उसके आधार पर जो भी भेदभाव होता है उन सबको हटा दिया गया। और यहां पर 1994 में आप देखोगे कि पूरी तरह से जो ये नस्ल भेद सरकार जो थी, रंग भेद सरकार जो थी, इसका खात्मा हो जाता है। और उसके बाद आप देखोगे एक बहुनस्ली सरकार जो है बनाने की बात की जाती है, मतलब लोकतंत्र रहेगा, है ना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, इसका संविधान बनाया जाएगा। और ये जो सरकार होगी इसमें हर बहुनस्ल का मतलब क्या होता है कि हर नस्ल का जो इंसान जो है वो यहां पर भाग ले सकेगा, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, यानी कि वो चाहे वो अश्वेत हो, चाहे वो श्वेत हो, ये सब जो है भाग ले सकेंगे। अश्वेत का मतलब क्या होता है, जो लोग काले होते हैं, श्वेत मतलब जो लोग गोरे हैं, तो यहाँ पे उनको जो है दर्शाया गया है। तो आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, ये थोड़ा सा हाँ चलो, श्वेत, अबे यार, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हटा दो हटा दो, अब सही है, ठीक है, अब सही है ना। श्वेत सरकार को हटा दिया गया यहां पर, अब सही लिखा हुआ है ना। और उसकी जगह पर क्या हुआ, उसकी जगह पर यहां पर ये जो सरकार थी, मतलब बहुनस्ली सरकार जो है वो आएगी और वो रूल करेगी। तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लिख लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हाँ, ये हमारे नेल्सन मंडेला जो है, ये आगे चल के आप देखोगे नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति भी बनेंगे, कहां के, साउथ अफ्रीका के। एक नए संविधान की जन्म की बात करें हम, एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के बाद दमन और क्रूर हत्याओं के माध्यम से जो है शासन करने वाली पार्टियां और स्वतंत्रता संग्राम का जो है नेतृत्व करने वाली पार्टियों को ने जो है एक साथ मिलकर जो है साझा संविधान तैयार किया। आप सुनो, यहाँ पे संविधान कैसे तैयार किया जाएगा, संविधान यहाँ पे दो लोग तैयार करेंगे। एक तो ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने दमन किया था, जिन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, किनके ऊपर, अश्वेतों के ऊपर। दूसरे लोग जो कौन थे, दूसरे लोग वो थे जिन्होंने संघर्ष किया था इस सरकार के खिलाफ। तो इन दोनों ही सरकारों ने अपने अपने आपस में जो है सामंजस्य बैठाया, मतलब कोऑपरेशन किया। ऐसा नहीं था कि आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी, अब यहां पे आप बोलोगे सर की जो अश्वेत होंगे इनकी संख्या तो ज्यादा थी, अब ये चाहते तो प्रॉपर इन गोरों को भगा सकते थे या फिर मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पे यही तो पढ़ने वाली बात है कि यहां पर जो भी पहले गलतियां हुई थी उन सबको माफ कर दिया गया। सोच के देखो कितना बड़ा दिल होगा, क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर आप देखोगे गोरे जो थे, श्वेत जो थे, इनकी भी जनसंख्या अच्छी खासी थी, लेकिन ज्यादा जनसंख्या किसकी थी, अश्वेतों की थी। अब ऐसा नहीं हुआ कि अश्वेतों ने पूरी तरह से सफाया कर दिया गोरों का, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर जो संविधान बनाया गया उसमें दोनों के अधिकारों को ध्यान में रखा गया, चाहे वो गोरे हो चाहे वो काले हो, क्योंकि यहां पे जो गोरे लोग थे इनको डर था कि कहीं इनकी संपत्ति ना चली जाए, और जो काले लोग थे उनको डर था कि भैया उनके साथ फिर से कहीं ऐसा व्यवहार ना हो भविष्य में। तो दोनों जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो यहां पर जो संविधान बनाया गया वो किसने बनाया, तो भैया देखो, जो पार्टियां जो अफ्रीका में जो जिन्होंने क्रूर हत्याएं की, जिन्होंने ये जो पूरी जो आप बोल सकते हो ये जो रंगभेदी सरकार जो है, ये जिनकी सरकार जो थी प्रॉपर, जो इनकी सरकार जो थी, ये शासन चलाने वाली जो पार्टियां थी, है ना, इन पार्टियों ने ही मिलकर जो संविधान बनाया, किसी और ने संविधान नहीं बनाया। अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो पार्टियों ने तो अत्याचार किए थे, हाँ, लेकिन ये सुधर गई ना, फिर इन्हें पता लग गया कि भैया अगर ऐसे रहेंगे तो जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। तो इनकी पार्टियों ने मिलकर, और आप देखोगे जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व किया था, यानी कि आप बात कर रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कि जो अलग अलग पार्टियां जो थी, जो ये रंगभेदी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही थी, इन सबने मिलकर ही जो है संविधान बनाया है। किसी ऐसा नहीं था कि जो पार्टियां पहले थी श्वेत सरकार में जो थी उनको हटा दिया गया, उनको हटाया नहीं, उन्होंने और इन लोगों ने मिलकर जो है यहां पर एक संविधान तैयार किया। तो इसी की बात हो रही है कि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के जो है उदय के बाद दमन और क्रूर हत्याओं के माध्यम से शासन करने वाली पार्टियां और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली पार्टियों ने जो है एक साथ मिलकर जो है संविधान साझा किया। मतलब दोनों पार्टियां जो थी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी और जिन्होंने दमन किया था, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जो है यहां पर आप बोल सकते हो
संविधान बनाया। इस संविधान ने अपने नागरिकों को जो है किसी भी देश के में जो है उपलब्ध सबसे व्यापक अधिकार दिए। साथ मिलकर जो है उन्होंने तय किया कि समस्याओं के समाधान की तलाश में किसी को भी जो है बाहर नहीं रखा जा सकता। मतलब क्या हुआ, यहां पर उन्होंने समस्या का समाधान निकालने के लिए किसी को बाहर नहीं किया, श्वेतों को बाहर नहीं किया कि भैया इनकी वजह से सब कुछ हुआ था, बल्कि उसके बजाय उन्होंने अपने सारे नागरिकों को एक बहुत जो होता है ना एक अच्छे लेवल पे अधिकार दिए जाते हैं, जो अगर आप दूसरे संविधानों को देखोगे उनके मुकाबले किसी भी दूसरी लोकतांत्रिक सरकार या फिर किसी दूसरी ऐसी सरकार के मुकाबले जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपने नागरिकों को जो है अधिकार प्रदान किए। मैं किसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा कहानी को कनेक्ट करते रहना कि जब इनकी सरकार बनी, मतलब नई सरकार बनी, अब नया संविधान बन रहा है, नई सरकार बन रही है, अब उस संविधान के माध्यम से जो है लोगों को यहां पर अधिकार दिए जा रहे हैं और पूरी तरह से जो है यहां पर जो रंगभेदी सरकार थी वो उसको खत्म कर दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, अब यहां पर टॉपिक आता है कि यहां पर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें क्यों जो है संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, हम अगर बात करें किसकी भाई, अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, साउथ अफ्रीका में ऐसे लोग थे। अब साउथ अफ्रीका में कैसे लोग थे भाई, दो तरीके के लोग हैं। एक तो भाई अश्वेत लोग हैं, अश्वेत में मैं सबको काउंट कर रहा हूं, अश्वेत में भारतीय भी आ जाते हैं, अश्वेत में रंगीन वगैरह, सब जो लोग थे इनके खिलाफ बहुत अत्याचार हुए। ठीक है, अब इनके खिलाफ अत्याचार तो हो गए, अब दिक्कत क्या थी, दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ श्वेत लोग थे। अब कहने को तो एक बड़े स्केल पर वॉर हो सकता था भाई, गृह युद्ध हो सकता था। क्यों? क्योंकि भैया जो अश्वेत लोग जो हैं ये संख्या में ज्यादा थे, ये तो करना चाहते कुछ भी कर लेते, लेकिन यहां पे इन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया। इन्होंने बोला कि भैया हमें, हमारे पास हमारे देश को चलाने के लिए एक किताब होनी चाहिए जो पूरे देश को चलाएगी और सबको जो है बराबर अधिकार दिए जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई जो गोरे लोग हैं उनसे उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी, किसी से कुछ भी नहीं छीना जाएगा, यहां पर सबको जो है बराबर अधिकार दिए जाएंगे। यहां पर देखो दो लोग थे, यहां पर अश्वेत लोग हैं, उनका डर क्या है, उनका डर यह है कि भविष्य में हमारा संविधान इतना मजबूत होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। और यहां पे गोरे जो लोग थे उनको डर क्या था कि भैया हमें मारा ना जाए इनके द्वारा, हमें हमारी संपत्ति ना छीन ली जाए। तो इन दोनों को डर को काबू पाने के लिए भाई, इन दोनों डर को खत्म करने के लिए जो है संविधान बनाया गया था कि प्रॉपर जो है हर एक नागरिक को जो है यहां पर अधिकार दिया जाएगा, है ना। यही तो हुआ था यहां पे। क्योंकि अगर आप देखोगे अफ्रीका के लोगों के बारे में आप पढ़ोगे, अश्वेतों के बारे में पढ़ोगे, तो उनकी हालत बहुत खराब थी। इन्हें कहीं भी बैठने की परमिशन नहीं थी, चाहे हॉस्पिटल ले लो, चाहे होटल ले लो, चाहे पब्लिक प्लेस ले लो, किसी भी जगह पर जो है इनको बैठने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। और भैया ऐसे लोग जो हैं किसकी मांग करेंगे, जब ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं दिए तो ये जो एक साधारण से अधिकार जो है उसकी मांग तो करेंगे ना। तो देखो अपने अपने जो अश्वेतों की अलग मांग थी, श्वेतों की अलग मांग थी, तो उसको पूरा करने के लिए संविधान बनाना बहुत जरूरी था। अगर संविधान नहीं बनता और यहां पे ये सब होता रहता तो यहां पे क्या होता है, यहां पे बहुत बड़े लेवल पर गृह युद्ध छिड़ जाता। यहां पे अश्वेत जो है श्वेतों को मार रहे हैं, श्वेत जो है अश्वेतों को मार रहे हैं, तो ये सारी चीजें होने लगती। और इन सारी चीजों को होने से बचाया किसने, तो साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने इन्हें बचाया है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें जो है संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखो हर देश के लोग के जो अलग अलग समूह होते हैं, पूरी दुनिया में लोगों की राय और रुचियों में भिन्नता है। संविधान सर्वोच्च कानून होता है। देखो संविधान जो होता है वो क्या सर्वोच्च है, हमेशा याद रखना कि किसी भी देश में कोई भी चाहे हो, कोई भी इंसान जो हो वो नीचे रहेगा हमेशा। हमेशा सबसे ऊपर जो है क्या रखा जाता है, संविधान को रखा जाता है किसी भी देश को, है ना। और यहां पे एक चीज और देखने को मिलती है कि देखो हमारी जो राय होती है, हमारी जो रुचियां होती हैं, हमारी जो, जैसा आपकी जो राय होगी और शायद मेरी जो राय होगी वो अलग अलग हो सकती है। आपकी जो पसंदीदा चीज है, मेरी जो पसंदीदा चीज है वो अलग अलग हो सकती है। तो भैया लोग जो है करोड़ों हैं, करोड़ों करोड़ों भिन्नताएं हैं, लाखों राय होती है लोगों की, लाखों लोग हैं, लाखों राय, भाई कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा ये कर लो। तभी तो कहते हैं ना कि जो आपके दिल में क्या करे वो क्या करो, क्योंकि आप 10 लोगों से पूछोगे, 10 लोग अपनी अलग अलग राय देंगे, अलग अलग रुचियां होती हैं लोगों की। तो भाई हर देश में भिन्नताएं होती हैं, है ना, उन्हीं की बात की गई है। लेकिन संविधान जो होता है वो सर्वोच्च होता है, जो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग के बीच जो है संबंधों और लोगों और सरकार के बीच जो है संबंधों के निर्धारित करता है। नीचे यहां पे आप देखो, यहां पे बोला गया है कि अगर मैं किसी भी संविधान की बात करूं, किसी भी संविधान की अगर मैं बात करूं, या फिर किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं उनके आपस के जो संबंध होते हैं, लोगों के बीच के संबंध होते हैं, लोग और सरकार के बीच के संबंध जो होते हैं, इनको बनाए रखने में संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। यहां पे क्या बोले, बहुत बड़ी लाइन बोली गई है कि भाई जो भी इस देश में रहने वाले लोग जो है उनके बीच के संबंध जो है, यानी कि अगर मैं रह रहा हूं, मैं एक नागरिक हूं मेरे देश का, मैं भारत देश का नागरिक हूं, और मैं जो है किसके हिसाब से चलूंगा, संविधान के हिसाब से। अब सोच के देखो, मैं जो हूं और कोई बहुत सारे लोग रह रहे हैं मेरे आसपास, है ना, ऐसा थोड़ा ना मैं अकेला हूं इस देश में, करोड़ों लोग हैं, तो इन लोगों के बीच में अलग अलग संबंध है। इनको बनाए रखने के लिए भाई ऐसे देखो, मान के चलो लड़ाई वगैरह हो जाती है तो तुम किसके पास जाते हो, तुम बोलते हो कि मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा, और कोर्ट वाले किसके हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं कि भाई तुम्हें चलना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब ऐसा नहीं कल को मैं कुछ भी करना चाहूं कर लूंगा। मेरे और बाकी के जो लोग हैं इनके बीच के संबंध जो है कहां बताए गए हैं, संविधान में बताए गए हैं कि तुम्हें किस हिसाब से चलना है। तुम्हारे पास आजादी है, तुम्हारे पास समानता है, तुम्हारे पास पढ़ने लिखने का अधिकार है, तुम्हारे पास जीने का अधिकार है, हर अधिकार दिया है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी परेशान करोगे, है ना। तो लोगों के बीच के जो संबंध है, सरकार और लोगों के बीच के जो संबंध है, कि सरकार भाई अपनी मनमानी ढंग से नहीं चल सकती, सरकार को जो लोगों की सुननी पड़ेगी, लोग चाहें तो सरकार को हटा सकते हैं। ये सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं? ये संविधान में ही तो लिखी हुई है। तो यहां पे वही तो बोला जा रहा है कि भाई लोगों के बीच के संबंध जो है, लोग और सरकार के बीच के संबंध जो है, ये सब कौन बताता है? तो ये सब हमारा संविधान बताता है। तो यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या भाई, क्या क्या जो है संविधान, मतलब क्यों जरूरी है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसके पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे प्रथम, यह एक प्रकार का जो है विश्वास और समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाए रखना, है ना। लिख लो यहां पर तालमेल, तालमेल बनाए रखना। तो एक तरीके का यहां पर क्या बनाए रखता है? तालमेल बनाए रखता है ना। तो एक तरह का विश्वास। विश्वास क्यों भाई? विश्वास क्यों? क्यों आज आज आपके साथ कुछ गलत होता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेसहारा हो जाओगे आप। आपके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि नहीं यार, देश का संविधान है, अगर मैं जाऊंगी या जाऊंगा केस करूंगा, है ना, कोर्ट में जाएगा केस, तो जज साहब जो होंगे वो, अगर मैं सही हूं तो मेरे फेवर में ही निर्णय लेंगे। तो ये सब क्या है भाई? हमारे संविधान में दे रखा है ना, एक तरह का विश्वास है भाई। अब सोच के देखो, एक इमेजिन करो, एक मैं सिचुएशन तुम्हें देता हूं, इमेजिन करो कि भाई एक ऐसा देश जहां पर कोई संविधान ही ना है ना, तो क्या होगा? सोच के देखो, तरखाट मच जाएगा, सब लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, लूटपाट मच रही है। आज जो इतनी शांति आपको दिखती है ना, वो क्यों दिखती है? क्योंकि भैया यहां पर एक प्रॉपर कानून है, प्रॉपर संविधान है। और संविधान ना हो तो भैया हर कोई इंसान अपने हिसाब से चलेगा। ऐसे तो आप देखोगे मतलब पूरे देश में युद्ध का माहौल छा जाएगा अगर अगर संविधान ना हो तो। सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे, इसके बाद ज्यादा ताकत होगी वो गरीबों को परेशान करेगा। तो यहाँ पे एक तरह का क्या दिलाता है भाई? अगर हमारा संविधान जो है एक प्रकार से जो है विश्वास और एक कोऑर्डिनेशन, तालमेल जो है वो बनाए रखता है, जो विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रहने में आवश्यक है। समझ में आ गया भाई? लोग अगर एक साथ रह रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जंगल में अकेले रह रहे हो, आपके आसपास मोहल्ला है, पूरा पूरा समाज है आपके पास, और उस समाज को शांतपूर्वक, है ना, एक होता है ना कि एक शांतप्रिय तरीके से रहने में विश्वास लगता है भाई, कोऑर्डिनेशन लगता है, यानी कि तालमेल बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कल को भाई कोई भी इंसान आके दूसरे को धमका के चला जाएगा। दूसरे की हम बात करें, यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कौन से निर्णय लेने की जो है शक्ति किसके पास होगी। निश्चित का मतलब होता है एक तरह का जो है निर्देश देता है ना। निश्चित का मतलब क्या है? निर्दिष्ट का मतलब जो है कि यहां पे एक तरह के निर्देश दे रहा है किसको? सरकार को, है ना, कि सरकार का जो है गठन कैसे होगा, सरकार कैसे बनाई जाती है, वो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है भाई। ये सारी चीजें हमारे संविधान में जो लिखी हुई है कि भाई सरकार को बनाने के लिए जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो आएंगे, चुनाव में खड़े होंगे और हम लोग वोट डालेंगे, और जिसको वोट ज्यादा पड़ेंगे वो अब जो है अपनी सरकार बनाएगा। यही तो होता है। अलग अलग यहां पर सीटें जो है वो वाजित कर दी गई हैं, लोकसभा में अलग, विधानसभा में अलग। हर एक चीज जो है कहां पर मेंशन है, हर एक चीज जो है कहां लिखी हुई है? तो हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो ये सारे जो निर्देश है ना, ये सारे जो निर्देश जो है ये कौन देता है? तो वो हमारा संविधान ही देता है। तो इतनी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए और देख लेते हैं। तीसरा हम बात करें तो यह सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित करता है। और ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट जो है वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, लोकतंत्र क्या और क्यों, कि अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार जो है तो उसकी जो सीमाएं हैं उस पर कौन जो है प्रतिबंध लगाता है, कौन जो है सीमा पर लिमिट्स लगाता है, उसकी शक्तियां कितनी हैं, उसकी सीमाएं कितनी है, ये सारी चीजें निर्धारित कौन करता है? तो ये सारी चीजें निर्धारित कौन करता है? हमारा संविधान करता है ना। सरकार कुछ भी चाहे नहीं कर सकती। कल को अगर ऐसा हुआ तो भैया यहां पर तो क्या आ जाएगा? तानाशाही आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा भाई लोकसभा में ऐसा नहीं है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उनके अलावा जो ऑपोजिशन के लीडर है, जो विरोधी पार्टी जो है वो भी बैठी हुई है, ताकि अगर सरकार कुछ गलत करे तो विरोधी पार्टी सवाल उठाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें, और हमें जो है बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या है। तो ये भी हमें संविधान भाई पूरा प्रॉपर तरीके से बताता है ना। जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, उसके बारे में पूरी जो है जानकारी किसमें दे रखी है? हमारे संविधान में दे रखी है। क्लियर है? चलिए हम बात करें चौथा, यह एक अच्छे समाज के निर्माण में के बारे में जो है लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब देखो, हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमारी आकांक्षाएं क्या थी? कि हमारा एक जो है कि बहुत ही प्यारा सा जो है संविधान होना चाहिए। हमारी आकांक्षाएं थी, हमारी एस्पिरेशंस थी कि जब हम आजाद हों, क्योंकि हम किन चीजों से परेशान थे? अंग्रेज जो अपने मनमानी ढंग से चल रहे हैं, हमें कोई भी अधिकार नहीं दे रहे, बहुत सारे टैक्स लगा रखा है, हमें हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। तो हमारी यही तो इच्छाएं थी कि भैया एक ऐसी सरकार बने जो इन सबसे हमें मुक्त करवा दे, और एक ऐसी सरकार बने जो हमारे ध्यान भी रखे। तो वो सारी जो चीजें हैं वो किसमें लिखी हुई हैं भाई? तो वो सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। तो हमारे देश में, है ना, जो हमारा संविधान है वो एक समाज को एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे करवाना है वो भी हमारे संविधान में जो है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अगर आप आगे संविधान पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ना, इसमें क्या होता है? सरकार जो है समाज के लिए कुछ भी भला कर सकती है। जैसे ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो आया था, तो इसमें क्या था? ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था। तो भाई इसकी हम बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां लिखे हुए हैं? हमारे संविधान में लिखे हुए हैं।
क्लियर हुआ ना? डीपीएसपी बोलते हैं ना, क्लियर हुआ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी सारी जो चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं संविधान निर्माण के बारे में। हमने बहुत सारी बातें कर ली, किसके बारे में? अलग अलग चीजों के बारे में हमने बहुत सी बातें कर ली हैं। हमने किसकी बात की? हमने साउथ अफ्रीका की बात की, उसका प्रॉपर एक हमने उदाहरण लिया। साउथ अफ्रीका को हमने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर लिखा, पढ़ा हमने। उसके बाद मैंने बताया भाई किसी भी देश का संविधान क्यों आवश्यक होता है। किसी भी देश की हमने बात की तो उस देश का संविधान क्या क्या करता है। आप सोच के देखो, यहां पर अगर साउथ अफ्रीका में संविधान नहीं बनाया जाता तो यहां पर बहुत कुछ उल्टा सीधा हो सकता था, गृह युद्ध की भी स्थिति आ सकती थी। तो यहां पर एक तालमेल बिठाए रखने के लिए संविधान को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर हुआ? आगे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं संविधान निर्माण की, कि भैया संविधान निर्माण कैसे हुआ हमारा, है ना? तो अगर हम बात करें, हम अपनी बात करेंगे, हम देश की बात करेंगे, तो हमारे संविधान निर्माण का जो प्रॉपर जो पूरा एक प्रोसेस है, एक बहुत लंबा है, छोटा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान को बनाने में कितना समय लगा है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना? उससे पहले भी प्रॉपर मीटिंग वगैरह हुई, है ना? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा जो थी, संविधान सभा जैसे हम बोलते हैं, वो बनाएगी। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए भाई। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक माना जाता है ना, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको कॉमन चीजें पता होनी चाहिए। तो किसी भी देश का संविधान जो है, किसी भी देश या संस्थान को चलाने के लिए जो है आम सहमति से कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो एक यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है कि देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए यहाँ के लोगों की आम सहमति से कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, और देश में रहने वाला हर नागरिक जो है इन नियम कानूनों को जो है इन नियम कानूनों का पालन करेगा। और ये जो सारी जो चीजें वो किताब में लिखी होती है, उसको हम संविधान कहते हैं। उन नियमों को हम क्या बोल देते हैं? संविधान बोल देते हैं, है ना? तो जैसे हम बात करें, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं भाई हमारे देश में, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह, अलग अलग क्लब हैं, अलग अलग, जैसे आप बोलोगे रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसे हम बोलते हैं RWS, ठीक है? ये सारी चीजें, क्रिकेटर टीम आदि का जो अपना अपना संविधान होता है। तो जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, उदाहरण क्या दिया गया है? तो देखो, जैसे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें, है ना, तो बीजेपी को चलाने के लिए बीजेपी का खुद का अपना संविधान है। मतलब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि किसी भी एक बहुत बड़ी संस्था को चलाने के लिए संविधान होना ही होना जरूरी है। बिना संविधान का सिंपल सा मतलब क्या होता है? संविधान का सिंपल सा अर्थ है कि एक ऐसा किताब जिसमें जो है नियम कानून लिखे हुए हैं, और वो संस्था जो है, या फिर वो कोई भी संस्था है, या फिर कोई भी देश है, वो उस किताब के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उस किताब के अनुसार ही चलेगा। तो ये होता है संविधान। तो यहां पे बात हो रही है कि देखो, जैसे हम बात करें, सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे अलग अलग, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर लूं, मैं अलग अलग क्लबों की बात कर लूं, बड़े बड़े क्लब होते हैं, है ना? इनके बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं, बहुत हजारों लाखों में मेंबर्स होते हैं इनके। जैसे मैं बात करूं, जो अलग अलग रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, इनका काम होता है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना। और हम बात करें क्रिकेट टीम हो गई, क्रिकेट टीम की हम बात करें बीसीसीआई। अब बीसीसीआई की हम बात करें तो एक बहुत बड़ी संस्था है, वो उसका अपना एक संविधान होगा, उसका अलग संविधान का मतलब क्या है कि एक ऐसी उसकी किताब होगी कि जिसमें नियम कानून लिखे होंगे कि भाई पूरे बीसीसीआई काम कैसे करेगी, पूरा देश कैसे काम करेगा, उसका संविधान में लिखा होता है। तो यहां पे एक उदाहरण के तौर पे जो है अलग अलग चीजों की बात यहां पर की गई है ना? इसी तरह जो है, हाँ देखो यहां पे लिखा गया ना कि ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसी तरह हम बात करें, इसी तरह जो है हर देश में सरकार चलाने और नागरिकों को जो है मिलने वाले अधिकारों के बारे में लिखा होता है, कि जैसे ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटी छोटी संस्थाएं जो हैं, इनका भी संविधान होता है, और इन संस्थाओं को चलाने के लिए प्रॉपर जो है रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं। वैसे ही किसी भी देश के चलाने के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग नियम कानून होते हैं, और हर नागरिक को उन नियम कानूनों का पालन करना होता है। जरूरी नहीं कि जिस देश में संविधान हो वह देश लोकतंत्र। हाँ, ये बात याद रखना, ऐसा नहीं है। मतलब यहां पर एक बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि सर के हर एक देश जिसके पास संविधान है, क्या वो लोकतांत्रिक हो सकता है? नहीं, ये गलत, उल्टा हो सकता है। मतलब यहां पे क्या देगा? जरूरी नहीं कि जिस देश में संविधान हो वह लोकतांत्रिक हो, लेकिन ये होगा कि भाई जो देश लोकतांत्रिक है उनके पास जरूर संविधान होगा। उल्टा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे हम चाइना की बात करें, चाइना अपने आप को बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि हम लोकतंत्र हैं। यहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं, देखो चाइना हो गया, ये देखो, है ना? ये देखो चाइना, है ना? जैसे चाइना के अलावा भी बहुत सारे देश है। जैसे हम ये देखो चाइना की हम बात करें, देखो पूरा चाइना है ना? यहाँ तक कि मैं अगर बात करूं रशिया की भी, है ना? यहाँ तक कि मैं बात करूं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक की बात करूं, तो यहाँ पर भी संविधान है इनका। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश नहीं है भाई। नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करूं, उत्तर कोरिया जो है उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो एक तानाशाह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर संविधान है, लोगों को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन वहां पर संविधान कैसा है कि वहां पर जो राजा ने बोल दिया वही संविधान बन गया। तो देखो हर एक, मैं बोलूं कि हर एक संविधान एक ऐसा किताब है जो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में हो, वो गैर लोकतांत्रिक देशों में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उल्टा हो सकता है कि हर एक लोकतांत्रिक देश में आपको संविधान देखने को मिल जाएगा।
लेकिन हर एक संविधान आपको हर एक देश में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब संविधान जो है, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक लोकतांत्रिक देश में आपको जो है संविधान देखने को तो मिलेगा, गारंटी है ये। मतलब जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें आपको जो है संविधान देखने को मिल जाएगा। लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई देश ऐसा लोकतांत्रिक नहीं है, गैर लोकतांत्रिक है, वहां पर संविधान ना हो। वहां पे भी संविधान हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे संविधान ना हो, वहां पे भी हो सकते हैं। तो वही तो बोला गया इस पॉइंट में, ठीक है ना। तो आई होप आपको इस पॉइंट में कंफ्यूजन इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो यहां पे पढ़ो ना, लिखा क्या हुआ यहां पे, ध्यान से पढ़ो कि जरूरी नहीं कि जिस देश में संविधान हो वह देश लोकतांत्रिक हो। मतलब एक ऐसा भी देश हो सकता है कि उस देश में गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन वहां पर संविधान चल रहा है। लेकिन हाँ, हर लोकतांत्रिक देश में आपको संविधान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वह लोकतांत्रिक देश में संविधान जो है आवश्यक होता है। क्लियर हुआ ना। यानी कि कोई भी अगर लोकतांत्रिक देश है और वो ये कह रहा है कि भैया हम लोकतंत्र हैं, हमारे यहां पे लोकतंत्र है लेकिन हमारे यहां पे संविधान नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्लियर हुआ ना। तो उल्टा नहीं हो सकता कि लोकतांत्रिक देश में जो है संविधान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर लोकतांत्रिक देश के अलावा दूसरे जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहां पर संविधान नहीं होगा, वहां पर भी संविधान जो है देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको चाइना का, ठीक है। चलिए इस अध्याय में जो आप भारत के संविधान के निर्माण और उसके प्रावधानों के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ोगे। भाई क्या क्या पढ़ते हैं भाई, तो सबसे पहले जो है आप भारत के संविधान निर्माण के पीछे के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भाई क्या क्या इतिहास था भाई। अगर मैं 1947 से पहले की बात करूं कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले भी हमने बहुत सारी कोशिशें की कि भाई अंग्रेजों को भगाने के बाद जो हमारे देश का संविधान होगा वो कैसा होगा, है ना। जैसे कराची अधिवेशन की हम बात करें, है ना, जैसे हम बात करें जो हमारे नेहरू कमेटी जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट ने भी ऐसा कुछ लिख के दिया था। तो अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्लियर। उसके बाद जो आप संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे आप देखो ये अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, भारत के स्वाधीनता संग्राम ने जो है इस बात के लिए आम सहमति बनाने में मदद ली कि आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र का कैसा स्वरूप होगा। राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों में मतभेद थे लेकिन वे सभी इस बात पर एकदम थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। मतलब यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पर एक बात बोली जा रही है कि भैया जब हम लड़ाई लड़ रहे थे ना अपनी स्वाधीनता मतलब आजादी की, जब हम लड़ाई लड़ रहे थे उससे पहले जितने भी नेता थे उनके बीच में भले ही मतभेद हो कि ये होना चाहिए ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे जो नेता थे, चाहे वो विरोधी दल के क्यों ना हो, सारे के सारे जो नेता थे वो एक चीज पर राजी थे कि भैया जब भारत, अभी नहीं मतलब जब भी भारत आजाद होगा तो वो एक कैसा बनेगा, वो एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, लोकतांत्रिक देश भारत एक बनेगा। मतलब यहां पर थोड़े मतभेद हो सकते हैं लेकिन सारे जो नेता थे, सारे जो राष्ट्रवादी नेता जो थे वो एक चीज पर सहमत थे कि भैया भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश होगा, है ना। अब हम बात करें सबसे पहले जो 1928 की हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य नेताओं ने जो संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अब इन्होंने क्या किया भाई, ये मोतीलाल नेहरू की हम बात करें, इसको अगर इनको आप देखोगे तो ये कौन है भाई, तो ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है मोतीलाल नेहरू। अब ये एक बहुत बड़े आप बोल सकते हो एक वकील थे, हम बात करें उस टाइम के बहुत बड़े एक बैरिस्टर माने जाते थे, बहुत बड़े, मतलब इनका ओहदा बहुत बड़ा था उस टाइम पर। इन्होंने 1924 में स्वराज पार्टी का गठन किया था और बाद में आप देखोगे एक पूरा जो है संविधान तैयार किया था, उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। मतलब एक ऐसा संविधान होना चाहिए भारत देश में, है ना। ऐसे आप जैसे देखोगे 1934 में जो एम एन रॉय थे उन्होंने एक प्रॉपर जो है भारत का जो संविधान जो है मतलब ऐसा बोला था कि भाई ये ऐसा संविधान जो है भारत का होना चाहिए, पूरा प्रारूप तैयार किया था। तो टाइम टाइम पर आप देखोगे अलग अलग लोगों ने जो है संविधान को बनाने की जो यहाँ पर कोशिश की है कि भैया हमारा संविधान जो है ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे आप मोतीलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं, 1931 में बात करूं मैं, कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था, यहां पर जो है संविधान के मुख्य उद्देश्यों को लेकर जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस जो पार्टी थी उनके हर साल मीटिंगें हुआ करती थी, उसमें एक मीटिंग हुई थी कराची अधिवेशन की हम बात करें तो 1931 में हुआ था। कांग्रेस के सारे नेता इकट्ठे हुए इसमें और यहां पर किसके रूप में, किसके लिए बात हुई कि भैया जब हमारा संविधान बनेगा उसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, क्या अभी जो हमारी जनता है उसकी जो आकांक्षाएं हैं, क्या वो संविधान उन आकांक्षाओं को पूरा जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं हमारे संविधान से, जो भी कि भैया हम आजादी के बाद ऐसा कुछ ऐसा सब होने वाला है, तो क्या हम सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर पाएंगे अपने अपने लोगों के लिए, हमारा संविधान क्या ऐसा होना होगा या नहीं होगा। संविधान निर्माण के जो है दोनों प्रयासों में जो है कुछ बातें ऐसी एक जैसी थी, जैसे कि हर अब यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे क्या बात है भाई, मतलब जितनी भी हमने बात की है ना संविधान बनाने की, मतलब आजादी से पहले जितनी भी बार हमने संविधान बनाने की बात की है, चाहे वो मोतीलाल नेहरू ने की हो, चाहे वो कराची अधिवेशन सेशन में हुई हो, चाहे वो जैसे आप बहुत अलग अलग जो लोग थे उन्होंने अलग अलग जो है संविधान के बारे में बताया हो, लेकिन उसमें कुछ बातें जो कॉमन थी। कैसी बातें कॉमन थी भाई, कि देखो वयस्क को मताधिकार, है ना, इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसमें क्या होता है कि भैया 18 वर्ष से ऊपर 18
यहाँ पे वयस्क को कितनी उम्र दी गई है? 18 या 18 से ऊपर। जैसे आप बात करोगे आजादी जब हम आजाद हुए थे उसके बाद जो है 21 थी, पहले 21 साल थी, उसको घटाकर जो 18 साल कर दिया गया। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि जब हम आजाद हुए थे तब जो मत डालने की जो उम्र थी वो 21 साल थी, लेकिन उसको घटाकर जो बाद में 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 18 साल या उससे ऊपर जो उम्र के जो वयस्क लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं, है ना। उसकी हम बात करें, उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता और समानता। तो ये सारी जो कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी कि भैया हमारे देश में क्या होना चाहिए, हर एक वयस्क पुरुष को, स्त्री को, चाहे वो कोई भी हो, उसको जो है वोट डालने का अधिकार होगा, सबके पास स्वतंत्रता होगी, सबके पास समानता होगी, है ना। और अल्पसंख्यकों के अधिकार, हाँ यहां पे ये भी बात बोली गई कि भाई जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब कौन है, जिनकी संख्याएं कम है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो धर्म है ऐसे, इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे हम बात करें, एक क्रिश्चियंस की बात करें 2 या 3% है ना। तो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्याएं बहुत कम है, उनको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो ये सारी जो चीजें आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगी। ये सारी जो चीजें मतलब हम आजादी से पहले इन सारी चीजों के बारे में बात करते थे कि भैया जब हम आजाद होंगे तो उस टाइम पर इन सारी चीजों को जो है लागू करेंगे हम अपने देश में। ठीक है, चलिए। कांग्रेस के नेताओं ने जो ब्रिटिश संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया था, जिससे जो है उन्हें किसी देश पर शासन करने के लिए जो है विभिन्न संस्थाओं की भूमिका की समझ हो चुकी थी। अब क्योंकि देखो कांग्रेस के ना उस टाइम देखो, कांग्रेस की हम बात करें तो बहुत पुरानी पार्टी, 1885 में आई थी कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पहली पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हम बात करें तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया था। और तो जो उनको ना मतलब जो अंग्रेजों की अलग अलग संस्थाएं जो है, और वो संस्थाएं कैसे काम करते हैं, जैसे आप हमारे संविधान के बारे में देखोगे तो हमारे संविधान में आधी जो चीजें हमने बाहर से उठाई हुई हैं। तो हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है जितने भी मतलब ये जो अंग्रेजी शासन जो है, इसकी अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका को समझा, उनके काम करने के ढंग को समझा कि भैया ये संस्थाएं जो है कैसे काम करती हैं, क्योंकि जब हम इनसे आजादी ले लेंगे तो हम भी कुछ ऐसे जो है काम करेंगे। और ये सारा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अंग्रेजों का बनाया ही सिस्टम है। जैसे आज हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है हमारे देश में, है ना, हमारे देश में पार्लियामेंट है ना। तो ये पार्लियामेंट जो है, ये कॉन्सेप्ट कहां का है भाई, तो ये ब्रिटेन का है, जिन्होंने हम पर रूल किया। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग देशों से छोटी छोटी चीजें उठा ली, कुछ इससे उठा लिया, कुछ इससे उठा लिया, कुछ इससे उठा लिया, और हमने अपना पूरा संविधान बना दिया। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो है दूसरे देशों के बहुत सारे संविधानों से प्रेरणा ली है। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इतिहास की बात करें, संविधान बनने के इतिहास के बारे में हम आगे बात करें, तो संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए जो संविधान सभा की बैठक बहुत पहले से ही सभी नेताओं ने इस बुनियादी मूल्यों की जो स्वीकार करी। तो आप देखोगे 1946 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और उसको चुनकर जो है भेजा गया था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे, विचार विमर्श हुआ, एक एक चीज पर जो अलग अलग कमेटियां बनाएंगे। आप देखोगे संविधान बनाने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो पूरा जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये सारी चीजें हुई, और यहां पर जितने भी नेताओं थे उन्होंने उसके बुनियादी मूल्यों को जो है स्वीकार भी किया। यही कारण है कि भारतीय संविधान ने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे उपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं अपनाई। मतलब आप देख सकते हो कि देखो 1935 में अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। अब यहां पे ना, अब आप देखोगे हमारे संविधान को, अगर आप पूरा प्रॉपर संविधान को देखोगे तो ये जो अंग्रेजों ने पास किया था ना भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935, इसमें से बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने जो है इसमें से कई सारी चीजें उठा रखी हैं, कई सारी चीजें बोरो कर रखी है। मैंने क्या बोला भैया, हमारा संविधान जो है वो बहुत देश के अलग अलग संविधानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमने अपने हिसाब से जो है पूरे संविधान को बनाया। हमारे कई नेता जो है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, मैंने बोला देखो हमने जो अलग अलग जो फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श हैं, आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या आदर्श थे भाई, लोग किस लिए लड़े थे। लोगों ने बोला कि हम वोट डाल के राजा को चुनेंगे, लोगों ने बोला कि सबके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों ने बोला कि सबके पास समानता होनी चाहिए। यही तो आदर्श थे ना फ्रांसीसी क्रांति के, तो वो हमने आदर्श अपने संविधान में डाले। उसके बाद आप देखोगे ब्रिटेन से हमने क्या उठा लिया, संसदीय लोकतंत्र, कि भैया संसदीय लोकतंत्र मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारा संसद है, उसमें लोकसभा राज्यसभा, ये संसद है ना हमारी, यहां पे जो लोग बैठते हैं यही निर्णय लेते हैं पूरे देश के बारे में। तो ये हो गया, है ना। और अमेरिका से जो अधिकारों के विधेयक से प्रेरित थे, तो अमेरिका से भी हमने बहुत सारे जो अधिकार है वो लिए हैं, जैसे जो अधिकार होने चाहिए भाई हम।
अमेरिका से भी हमने कई सारी चीजें उठाई हैं। तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग संविधानों से जो हमने अलग अलग चीजें जो है उठाई हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं ने जो अन्य देशों के संविधानों की अच्छी अच्छी बातों को भारत के संविधान में शामिल करके जो है उन्हें जो है यहां की जरूरत के हिसाब से ढालने की बात करी। मतलब आगे नहीं, वही बात जो मैं तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि हमारे जो भारत के नेता थे, हमारे भारत के जो संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत के हिसाब से दूसरे देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दूसरे देशों का जो संविधान था, वहां से कई सारी अच्छी अच्छी चीजें भारत के हिसाब से ढाल दी, है ना। मतलब हमने हमने हर चीज जो है बाहर से ली है, लेकिन उसको जो है हमने अपने हिसाब से, अपने भारतीय लोगों के हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में डाल रखा है। ठीक है, चलिए, इसलिए जो है भारत के संविधान में आपको जो है फ्रांस के लोकतंत्र, ब्रिटेन की संसदीय सिस्टम, अमेरिका के मूलभूत अधिकारों और रूस के जो है समाज का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो भैया ये जितने फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार जो है, फ्रांस का संविधान जो है, अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जो है, सब हमने कहां से लिया, बाहर से ही लिए, इन सारे देशों से ही उठाई है। ठीक है, जैसे हम बात करें संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में हुआ, है ना। और ये जो लोग थे वो चुने हुए थे। तो यहां पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो जैसे आप बात करोगे, तो जैसे पहले पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जब ये संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस टाइम तक जो है पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद आप देखोगे चुनाव होते हैं, है ना, चुनाव होते हैं, किसके चुनाव होते हैं, संविधान सभा में, यानी कि संविधान सभा के जो लोग हैं इनके चुनाव हुए, और इनके चुनाव में आप देखोगे टोटल जो है 389 जो लोग हैं वो चुनकर आते हैं। और आप देखोगे फिर क्या होता है, फिर जो है आप देखोगे एकदम से विभाजन हो जाता है पाकिस्तान का और भारत का। उसके बाद आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है शायद 299 जो सीट जो है वो बचती हैं, बाकी की जो सीट जो होती हैं वो कहां चली जाती हैं, वो पाकिस्तान के प्रांत में चली जाती हैं। समझ में आया। तो स्टार्टिंग में इतनी सीटें थी, बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इतनी सीटें बची 299 शायद। तो यही है शायद, यही एक बार चेक कर लेना, शायद यही है, मेरे हिसाब से यही है ना। हाँ 299 है ना, यही है। ठीक है, तो जब पाकिस्तान अलग हो गया हमसे, तो ये 299 जो है ये सीट बची हुई थी, इन पर चुनाव हुए थे। इन पर चुनाव मतलब जो भी जीत के आया वो जो है हमारे संविधान सभा का जो है हिस्सा बना, है ना। तो संविधान सभा ने जो है 1946 में, अब थोड़ा सा इसको अलग लिख लेना, आगे लिखा हुआ है 1946 की जुलाई में जो है चुनाव हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों को जो है जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना था, बल्कि प्रांतीय असेंबली के सदस्यों से चुना गया था। अब यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, यानी कि आप बात अगर करोगे संविधान सभा की, तो उसको जो है डायरेक्टली चुनकर नहीं भेजा गया था। डायरेक्टली चुनकर मतलब ऐसा नहीं कि लोगों ने डायरेक्टली चुना था, ऐसा नहीं हुआ था। यहां पर जो आप देखोगे ना, प्रांतीय असेंबली जो थी, जो अलग अलग प्रांत में क्या हुआ था, देखो अलग अलग यहां पे भारत में ना अलग अलग प्रोविंसेस थी उस टाइम पर। ब्रिटेन जैसे भारत की हम बात करें, उस टाइम पे बहुत सारी प्रोविंसेस हुआ करती थी। एक तो यहाँ पे प्रोविंसेस कौन सी थी, एक तो जहां पर राजा रजवाड़े रूल कर रहे हैं, जहां पे अभी भी राजा रजवाड़े रूल कर रहे हैं, जिनको हम बोलते थे अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट्स। और दूसरी जो प्रोविंसेस थी वो अंग्रेजों की थी, है ना। तो यहां पर जो प्रांतीय असेंबली जो थी, इनके सदस्यों ने जो है मिलकर चुना था। और इन सदस्यों को किसने चुना था, इन सदस्यों को जो है हमारे लोगों ने चुना था। तो ऐसा नहीं था कि भाई इस असेंबली को, ये जो संविधान सभा जो है, इसको जो है डायरेक्टली लोगों ने चुना था, इसको लोगों ने नहीं चुना था। जो अलग अलग प्रांत में जो असेंबली है, वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने चुना था। और जो यहां तक कि जो लोग जो है ना, जो ये राजा रजवाड़े हुआ करते थे, इनके भी जो लोग थे, उन्होंने भी जो है यहाँ पर वोट डाले थे, है ना। ये भी चुनकर आए थे, ऐसा नहीं था कि यहां से नहीं आए थे। तो जो प्रिंसली स्टेट जो थे, यहां से भी लोग जो है चुनकर आए थे। क्लियर हुआ। फिर भी जो है परोक्ष रूप से जो है इसमें भारत के हर भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर फिर भी आप देखोगे कि भले ही जो चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ना हुए हो, अप्रत्यक्ष रूप से हुए हो, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर समाज के हर एक वर्ग को जो है यहाँ पर ध्यान में रख के जो है चुनाव करवाए गए थे। पूरे भारत के प्रतिनिधित्व के कारण जो है हमारा संविधान जो है समय की कसौटी पर खरा उतरा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए हर, आप देखोगे ना, हमारी पूरी जो सभा जो थी, इसमें भारत का हर इंसान शामिल था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर एक तबके को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे क्या लिखा गया था कि हमारा जो संविधान जो है ना, वो हर एक कसौटी पर जो है खरा उतरता है। खरा उतरता है मतलब कि आप संविधान को किसी भी लेवल पर देख लो, आप, हाँ, संविधान को आप किसी भी लेवल पर देख लो, आपको उसमें जो है संविधान खरा उतरते हुए दिखाई देगा, चाहे वो कोई भी हो। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो दिसंबर 1946 में हुई। विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का भी जो है विभाजन हो गया। मतलब ऐसा नहीं था, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी 389 सीटें थी। लेकिन जब क्या हुआ, जब जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब आप देखोगे कि इस सभा का भी बंटवारा हो जाता है। और भारत के खेमे में कितनी आती है, भारत के खेमे में 299 सीटें आती हैं, जिससे जो है भारत और पाकिस्तान के अलग अलग जो है संविधान सभाएं जो है बनी थी, है ना। तो पाकिस्तान वाली पाकिस्तान साइड चली गई, बाकी जो भारत साइड जो थी वो 299 जो है सदस्य थे, मतलब 299 सीटें थी, 299 सदस्य जो है भारत की साइड रह गए, बाकी के जो बचे हुए सदस्य जो थे वो पाकिस्तान
कि जो उनकी जो नेशनल असेंबली जो थी उसमें चले गए। तो मतलब पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, भारत की साइड जो है वो इतने लोग बचे हुए हैं। टोटल कितने थे? 389 थे। उसमें से जो लोग थे वो पाकिस्तान साइड चले गए, और कुछ जो सदस्य बचे थे जो कि 299 थे वो भारत की साइड आ गए। ठीक है, चलिए, तो संविधान सभा की सभी बैठकें जो है पारदर्शी तरीके से हुई। पारदर्शी तरीका का मतलब क्या है? पारदर्शी का मतलब क्या है? यहां पर ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं इसको। मतलब यहां पर ऐसा भी नहीं था कि कुछ चीजें छुपाई गई हो, गुप्त रखी गई हो चीजें ना, सब कुछ, सब चीज जो है पारदर्शी थी, सबको जो है सब कुछ बताया गया था। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जो है हर मत को जो है सुना जाता था। मतलब 299 लोग हैं, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप XYZ कुछ भी चीजें कर रहे हो, आप कोई भी निर्णय ले रहे हो, तो हर मत से जो है यहाँ पर पूछा जाएगा कि भैया ये चीज सही है या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें बहुत, तभी तो हमारा संविधान जो है इतना मजबूत है, अभी तक टिका हुआ है। आप देखो देशों के यहाँ पर अलग अलग संविधान बदल चुके हैं भाई, बहुत देशों के संविधान बदल चुके हैं, लेकिन हमारा देश जो है वो अभी भी उसी संविधान पर टिका हुआ है। कुछ बदलाव जो हुए समय के साथ साथ, आप देखोगे संविधान में बदलाव तो जरूरी है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हमारा संविधान बिल्कुल बदल गया हो। नहीं बदला, क्योंकि हमारे संविधान को उन कसौटियों बनाया गया ना कि वो हर एक चीज पे जो है खरा उतरेगा, उन परिस्थितियों बनाया गया कि हर एक कसौटी पे जो है खरा उतरेगा वो। तो आई होप आपको इतनी वो चीजें वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? चलिए, भारतीय संविधान जो है कब बन के तैयार हो गया? तो देखो, वैसे तो हमारा भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, बन के तैयार हो गया था। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल, लिख लो, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में मिलकर जो है तैयार हो गया था। लेकिन आप देखोगे 26 नवंबर 1949 है ना, बन के प्रॉपर तैयार हो गया, लेकिन उसको लागू कब किया? यहां पे सवाल आता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर संविधान लागू कब हुआ, बन के तैयार कब हुआ? तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। अब सर ये 26 जनवरी 1950 में ही क्यों लागू हुआ? तो बेटा आपको पता होगा कि जब ये आपने लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1929 में, लाहौर अधिवेशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, तो यहां पर हमने प्रण लिया था कि भैया हम जो है 26 जनवरी को ही अपना जो है स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इस वजह से जो है आप देखोगे कि 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? अपना रिपब्लिक डे, अपना संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये यही रीजन है। क्लियर हुआ? हम सबने किसकी मांग की थी? बेसिकली आपने देखा होगा कि जब वो नेहरू जी थे, उन्होंने इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को हम जो है अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्लियर हुआ? इसकी याद में जो है हम हर साल 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं, रिपब्लिक डे जो है मनाते हैं। क्लियर हुआ ना? संविधान के दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब संविधान एक दर्शन की तरह है भाई। दर्शन का मतलब क्या होता है? जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको ज्ञान से भर दे, वो दर्शन होता है। तो यहां पे संविधान को दर्शन बताया गया है। ठीक है, तो देखो भारत के संविधान के दर्शन को जो है समझने के लिए उसकी प्रस्तावना या उद्देश्य को जो है समझना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु इस प्रकार है, यानी कि प्रस्तावना जो हमारा प्रेम्बल जो है ना, बेसिकली ये देखो, आप देखोगे ना संविधान, तो यहां पे पूरा प्रॉपर लिखा गया है, यानी कि प्रॉपर बताया गया, यहां पे संविधान का लक्ष्य बताया गया है ना, क्या क्या संविधान चाहता है। तो हम भारत के लोग हैं। यहां पे सबसे पहले क्या बताया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, इस कथन का मतलब क्या है कि संविधान को किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति ने नहीं प्रदान किया, यानी कि यहां पे भारत को एक संप्रभुता वाला देश बताया है कि हम किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हैं, यानी कि यहां पर किसी इंसान की बात नहीं हो रही, ना किसी राजा की बात हो रही है, ना किसी बाहरी इंसान की बात हो रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी उसमें सब कुछ आ जाता है भाई, हम सब आम लोग। ठीक है, बल्कि इसे जो भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार किया था और लागू किया। तो भैया हमने क्या किया है? लोकतंत्र का मेन जो मकसद होता है क्या होता है कि भाई लोग ही राजा हैं, क्योंकि लोग जो अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं। क्लियर हो ना? तो यहां पे क्या बोलते हैं हम? वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न मतलब कि भैया हमारे वो जो भारी शक्तियां जो है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी, यानी कि जो भारी शक्तियां जो है उनका किसी भी प्रकार से जो है भारत पर दबाव नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और किसी भी भारी शक्ति का जो है भारत पर कोई दबाव नहीं है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, जिसमें जो है भारत अंग्रेजी राजतंत्र के जो है अधीन रहता। संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को जो है ठुकरा दिया था और पूर्ण स्वतंत्रता की जो है तहजीज की। तो यहां पे सुनो, यहां पे मतलब क्या? यहां पे आप देखोगे कि यहां पे अंग्रेज जो थे ना, हमें स्वतंत्रता देने की मांग देते, मतलब देने वाली बात नहीं करते थे। वो हमें बात करते थे किसकी भाई? वो बात करते थे डोमिनियन स्टेटस की। जैसे आप देखोगे लॉर्ड इरविन जो था, है ना, तो जब ये साइमन कमीशन भारत में आया, आप पढ़ोगे आगे क्लास 10वीं में पढ़ोगे, जब साइमन कमीशन भारत में आया, और ये साइमन कमीशन का मेन उद्देश्य यह था कि भारत के संविधान को लेके यहां पर कुछ बातें करना है, फिर भारत में जो भी नियम कानून जो है उस पर कुछ सुझाव देना। तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया।
तो यहां पर जो लॉर्ड इरविन जो था उस टाइम का वॉइसरॉय जो था, उसने क्या बोला था, उसने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की कि सर ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि तुम जो है अपने देश के अंदर जो है प्रॉपर जो निर्णय ले पाओगे, तुम्हें प्रॉपर जो है प्रॉपर जो है आपको एक ऑटोनॉमी रहेगी, प्रॉपर जो है आप अपने देश में कोई भी निर्णय ले सकते हो, लेकिन जो भी बाहरी मामले जो होंगे उसमें आप किसके अधीन आओगे, तो उसमें आप जो है अंग्रेजी सरकार के अधीन आओगे। तो ये बात किसने बोली थी भाई, ये बात किसने बोली थी, तो बात अंग्रेजों ने बोली थी। तो हमने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि भैया हमको क्या चाहिए। तो आप देखोगे ना 1929 में जब लाहौर अधिवेशन होगा तो उसमें नेहरू जी जो होंगे वो उसको कंप्लीटली ठुकरा देंगे, कहेंगे कि भैया हमको क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब स्वयं का राज चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की जो है बाहरी शक्ति का हमारे ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जो डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या था, डोमिनेंट स्टेटस का मतलब ये था कि हम जो है अंग्रेजों के अधीन ही रहेंगे जब भी कोई मसला होगा, भारी मसला जो होगा। ठीक है, तो हमने इसको जो है ठुकरा दिया था। हमने क्या बोला, एक और चीज हमने शामिल किया, समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सोशलिज्म, सोशलिस्ट बोलते हैं। अब भारत जो है आप बोल सकते हो एक सोशलिस्ट कंट्री है, बोल सकते हो क्यों, क्यों देखो भारत एक सोशलिस्ट नहीं, भारत एक आप बोल सकते हो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसमें कुछ आपको जो है गुण मिलेंगे किसके, कुछ गुण मिलेंगे आपको समाजवादी के, और कुछ आपको जो है कैपिटलिज्म के, या फिर आप बोल सकते हो जो जो होते हैं ना, जो ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, कैपिटलिज्म की हम बात करें, है ना, पूंजीवादी की हम बात करें, हिंदी में इसको पूंजीवाद बोलते हैं। तो भारत कैसा देश है, तो भारत जो है एक मिश्रित है। कुछ आपको गुण, इसको आपको समाजवाद के गुण मिल जाएंगे, कुछ आपको जो है पूंजीवाद के गुण मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि देखो जब हम आजाद हुए तो भारत में गरीबी बहुत ज्यादा थी, और जब गरीबी बहुत ज्यादा है तो इस गरीबी को निपटाने के लिए तो सरकार क्या सोचेगी, पहले पहले गरीबों के बारे में सोचेगी ना। तो भैया भारत देश में कोई भी अगर निर्णय लिया जाएगा तो सबसे पहले गरीबों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। मतलब ऐसा ना हो कि कोई ऐसा निर्णय ले ले कि सिर्फ उससे अमीरों का ही भला होता हो। भारत में हर एक तबके का ध्यान रखा जाएगा। उस टाइम पर भारत में जो ज्यादा बड़ा तबका था वो कौन सा था, गरीब था। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो भारत के गरीबों के हित में रखते हुए लिए जाएंगे, ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या बोला जाता है, इसलिए जो है भारत को एक समाजवादी विचारक जो है देश भी माना जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर। तो यहां पे लास्ट में पढ़ोगे तय किया गया कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कम करने के लिए जो है भूमि और उद्योग के स्वामित्व पर जो है सरकार का नियंत्रण होगा। तो स्टार्टिंग में ही हुआ था, अब तो खैर थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन आप देखोगे कि देखो उस टाइम पर असमानता बहुत थी, और इस असमानता को खत्म करने के लिए, मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है उसको खत्म करने के लिए यहां पर क्या बोला गया था, यहां पर बोला गया था कि यहां पर जो भूमि होगी और उद्योग जो होगा उसका स्वामित्व जो होगा उस पर उसको कंट्रोल कौन करेगी, सरकार। और सरकार किसके बारे में सोचेगी, तो सरकार जो है गरीबों के बारे में ही सोचेगी। और क्या क्या बोला गया भाई हमारे संविधान में, और हमारे संविधान में बोला गया धर्मनिरपेक्ष के बारे में। जो हमारा प्रेमबल है ना, उन सारी चीजों के बारे में बात करता है ना। जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया था उन सारी चीजों के बारे में बात करता है। और संविधान में यह लिखा हुआ है कि चाहे अगर आप भारत के नागरिक हो ना, और चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, पारसी हो, जीव हो, किसी भी XYZ आप धर्म से हो, आपको भारत में जो है समानता प्रदान की जाएगी। आपको धर्म के आधार पर जो है कभी भी जो है यहां पर असमानता या फिर आपको जो है अछूता फील नहीं करवाया जाएगा। तो यह बात किसमें बोली गई है, हमारे संविधान में बोली गई है कि भैया हर एक धर्म जो है बराबर है, हमें हर धर्म का सम्मान करना है, और किसी को भी धर्म के आधार पर जो है कभी भी भेदभाव नहीं देखना पड़ेगा। तो हमारे देश एक कैसा देश है, तो हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब यहां पर हर धर्मों को जो है समानता प्रदान की जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई, क्लियर हुआ ना। हाँ, और हमारा देश क्या है भाई, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश पे। तो ये तो भाई आपको पता होना चाहिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में चुनाव होते हैं, है ना, चुनाव जब होते हैं तो हम अपने जो लीडर को है वोट देते हैं, और वो जीतता है, वो जाके जो है कहां बैठता है, पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में बैठेगा, वो संसद में बैठेगा, और वो हमारे लिए निर्णय लेगा। जनता जो है अपने नेता को जो है वोट देती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, किसकी बात करें, उसके बाद हम बात कर लें गणराज्य के बारे में। तो भारत एक कैसा देश है, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हम क्या बनाते हैं, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो गणराज्य का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा देश जहां का जो लीडर है वो चुना हुआ लीडर है, उसको हमने चुनकर भेजा है। तो भारत की हम बात करें तो भारत का हेड कौन है, तो हमारे भारत का जो हेड जो है ना, देखो सरकार का हेड कौन होता है, सरकार का मुखिया कौन होता है, सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। और अगर मैं बात करूं देश का मुखिया कौन होता है, तो देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जो है देश के मुखिया होते हैं। द्रौपदी मुर्मू की हम बात करें तो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं अभी। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो सिंपल सा मतलब होता है गणराज्य का कि देखो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, यानी कि हमारे देश का जो मुखिया है, वो चुना हुआ होना चाहिए।
तो खैर हम राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं, यानी कि जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं वो जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो मुखिया जो है वो भी चुना हुआ है। ठीक है, न्याय की हम बात करें, भारत का कानून कभी भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो है नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करता। यहां पे ये बात याद रखना, कानून की नजरों में, यानी कि कहने का मतलब क्या, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कानून की नजरों में सब बराबर है, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान हो। खैर ये सारी बातें देखो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर मतलब मेरे को पता है कि हालांकि जो हमारी लाइफ है ना, रियल लाइफ में ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती। जो अमीर लोग हैं वो बच जाते हैं। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, अभी भी देखो जो चल रहा है आप देख रहे हो, है ना। तो रियलिटी थोड़ी अलग होती है, रियलिटी थोड़ी धुंधली होती है। ये सारी जो, तभी तो बोलता हूँ कि ये सारी जो चीजें ना किताबी ज्ञान है। रियलिटी में क्या होता है वो किसी को नहीं पता, आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि भाई कितनी सजा हो जाती है, कितनी अमीर जो लोग हैं वो अपनी सजा पूरी काट के, या फिर कितनी अमीर लोगों को फांसी हो जाती है, सब बच के निकल जाते हैं। ठीक है, तो रियलिटी में तो खैर सारी चीजें अलग है, लेकिन हाँ हमारे संविधान जो है ये सारी बातों को जो है बोलता है। सरकार जो है गरीबों और पिछड़े लोगों के कल्याण का जो है काम करेंगी, ताकि समाज असमानता को जो है समाज में जो असमानता को जो है कम किया जा सके। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है कि सरकार जो है जो गरीब जो लोग हैं, जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं, उनको जो है उनको सोसाइटी में जोड़ने के लिए, उनको समाज में के जो एक होता है ना मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यहां पर सरकार जो है क्या करेगी, कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करेगी, कुछ ना कुछ पिछड़े वर्गों के लिए करेगी। जैसे हम बात करें रिजर्वेशन की, आरक्षण की हम बात करें, तो जैसे जितनी भी सरकारी नौकरियां जो होती हैं, है ना, उसमें आरक्षण मिलता है ना। जैसे हम बात करें ये चुनाव जो होते हैं, प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो SC ST वगैरह जो होते हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, उनको जो है यहाँ पर क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है ना। महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो ये सब क्या है बेसिकली, तो ये सब जो है सरकार, जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग है, या फिर जिनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है पास्ट में, तो उनको जो है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो है सरकार ये सारे कदम उठाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। स्वतंत्रता की हम बात करते हैं भाई, कि हमारे देश में रहने वाला हर एक इंसान जो है ना, वो कैसा स्वतंत्र है भाई, कोई भी बंदिशें नहीं है, आप जहां चाहो वहां जा सकते हो, आप बिल्कुल जो है फ्री हो। आप समानता की हम बात करें तो हर सरकार जो है कानून की नजर में समान होगा, चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग का हो, है ना। हर एक नागरिक जो है क्या होगा, हर एक नागरिक जो है कानून की नजरों में जो है समान होगा, बराबर होगा। तो ये क्या बोलता है भाई, ये जो है समानता के बारे में जो यहां पर बात की जाती है। हर नागरिक को जो है अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जो है सुधारने के लिए जो समान अवसर दिए जाएंगे। तो यहां पर सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, गवर्नमेंट जॉब का। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हर कोई जो है सरकारी नौकरी में जो अप्लाई कर सकता है। कहीं भी वैकेंसी निकलती है या फिर कहीं भी कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि भैया आप किसी जाति से हो या फिर आप किसी धर्म से वहां फॉर्म भर नहीं सकते। आप फॉर्म भर सकते हो, चाहे आप किसी भी जाति से हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, तो आप जो है फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। तो ये क्या है भाई, ये सारी समानताएं हैं, है ना। जैसे बंधुआ की हम बात करें तो हर नागरिक को जो है भाईचारे की बंधुता, बंधुता का मतलब क्या है, यहां पर किसकी बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है ना, फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, भाई बंधु की बात हो रही है, भाई बंधु, है ना, बोलते हैं ना भाई बंधु। तो हम सब जो है क्या है, सब आपस में भाई बहन है ना, मिलकर रहेंगे। भाईचारे का मतलब क्या, भाईचारे का मतलब क्या है कि हम सब जो है मिलकर रहेंगे। भाईचारे का मतलब सगा भाई नहीं होता, मतलब भाईचारे का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग सब फैमिली जैसे हैं और एक साथ जो है मिलकर रहेंगे। और जब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो यहां पर कभी भी जो है किसी लड़ाई वगैरह नहीं होगी, या फिर हमारा पूरा देश जो है वो शांति के साथ जिएगा। अब लास्ट टॉपिक है संस्थाओं का स्वरूप। अब देखो संस्थाओं के स्वरूप का मतलब क्या है, ये संस्थाओं का स्वरूप का मतलब क्या है, देखो तो देखो किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, चलो ठीक है आपने संविधान बना लिया, लेकिन संविधान की जो बातें हैं उनको लागू करवाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। हालांकि संस्थाएं जो होती हैं वो संविधान के हिसाब से चलती हैं, लेकिन संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। और ये किन संस्थाओं की बात हो रही है, इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे हम बात करें देश में कानून कौन बनाएगा, विधायिका। उन कानूनों को लागू कौन करवाएगा, तो कार्यपालिका। और कानून तो बन गए, कानून लागू भी हो गए, अगर उन कानूनों की कोई अवहेलना करता है, कोई उनको नहीं मानता, तो सजा देने का काम किसका होगा, तो न्यायपालिका का होगा। तो ये सब क्या है भाई, ये सब हमारे संस्थाएं तो हैं। इन संस्थाओं का काम क्या होता है, इन संस्थाओं का काम ये होता है कि भाई जो भी संविधान में लिखा हुआ है उन सारी चीजों को निरंतर रूप से एक मतलब स्मूथली जो है चलाए रखना ही इन संस्थाओं का काम होता है। अब ये संस्थाएं नहीं होंगी तो कानून कौन बनाएगा, कानूनों को पालन कौन करवाएगा, संविधान को मानेगा कौन। ठीक है, तो इन संस्थाओं का होना, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन संस्थाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो इनकी बात हो रही है। संविधान जो है केवल मूल्यों और दर्शनों की किताब भर नहीं है। ठीक है, संविधान में इन मूल्यों को जो है संस्थागत रूप से देने की भी जो है बात की गई है। संविधान में जो है सरकार की गठन की प्रक्रिया का विवरण है। तो भैया जो सरकार कैसे बनेगी वो भी प्रॉपर बताया गया। भाई चुनाव कौन करवाता है, जैसे भाई कोई सरकार बनती है ना, हम वोट वगैरह डालते हैं, तो चुनाव करवाता कौन है, चुनाव हमारा इलेक्शन कमीशन करवाता है। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करवाता है। तो चुनाव आयोग क्या है भाई, चुनाव आयोग भी एक संस्था है भाई। उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि निष्पक्ष रूप से जो है
निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना ही जो है चुनाव आयोग का काम है कि भाई चुनावी प्रक्रिया जो होगी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होगी, यहां पर कोई भी धांधलेबाजी नहीं होगी। तो ये किस काम किसका है? तो भाई हमारी संस्था चुनाव आयोग का काम है। ठीक है ना। चलिए, संविधान सरकार के जो है विभिन्न अंगों के बीच जो है सत्ता की बंटवारे की को जो है परिभाषित करता है। तो यहां पे संविधान में एक चीज का ध्यान रखा गया है कि सरकार जो ताकत जो है, जो सत्ता जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अलग अलग स्तर पर जो है सरकार जो यहां पर जो संविधान जो होता है वो सरकार की ताकत जो होती है, सत्ता जो होती है वो अलग अलग स्तर पर बांट देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, न्यायपालिका के पास अलग ताकत है, मतलब सरकार कुछ उल्टा सीधा कर रही है तो न्यायपालिका फटकार लगा देती है सरकार को। कार्यपालिका की हम बात करें जो कानूनों को लागू करवाता है, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जो है, बीजेपी सरकार जो है वो क्या है, वो कार्यपालिका का काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है वो कुछ भी करेगी, क्यों? क्योंकि उसको ध्यान में रखने के लिए कौन बैठा हुआ है? विधायिका बैठी हुई है, विधायिका। अब जब कुछ भी कार्यपालिका गलत काम करेगी तो विधायिका टोक देगी इसको। तो ये तीनों जो है एक दूसरे पे चेक बनाए रखते हैं। तो ये क्या अलग अलग संस्थाएं हैं ना, चुनाव आयोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इनका काम क्या है? इनका काम यही तो है कि भाई ये मतलब, तभी तो यहां पे बोला गया ना, पहला पॉइंट पढ़ो कि संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शनों की किताब नहीं है, इनको एक रूप भी देना पड़ता है। प्रॉपर जो ये जो किताबों में ज्ञान दे रखा है ना, इनको एक रूप देना पड़ता है। तो अलग अलग संस्थाएं जो है उनको अलग अलग काम बांट दिए गए हैं, इनकी अलग अलग ताकतें हैं, इनके अलग अलग पावर्स हैं इनके पास, और कोई भी अपनी ताकत से बाहर जो है जाके काम नहीं करता। सब जो है एक दूसरे पे चेक बनाए रखते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जो है किसी के पास जो है बहुत ज्यादा ताकत नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पे ताकत का जो है, सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण किया जाता है। यह किसी भी संवैधानिक संस्था की जो है शक्ति की सीमाओं को भी बनाता है ना। संविधान में नागरिकों को मिले अधिकारों के वर्णन के साथ उन अधिकारों पर लगने वाली पाबंदियों के बारे में भी बताता है। तो ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई हैं? मतलब अगर तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं तो तुम पे कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं। तो देखो, तो तुम्हारी जो शक्ति जो है उन पर सीमाएं कौन लगाता है? सरकार, संविधान लगाता है। उन तुम्हें शक्तियां देता भी कौन है? तो वो भी संविधान देता है। तुम्हें कहां रुकना है वो भी बताता है, संविधान बताता है। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? संविधान बताता है। और ये किसकी मदद से बताता है? तो अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी मदद से जो है ये सारी जो चीजें बताई जाती हैं। तो अब तक भाई हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने किसकी बात की? सबसे पहले हमने साउथ अफ्रीका की बात की। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में? उसके बाद की हमने समरी थोड़ी देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया अभी तक। उसके बाद हमने किसकी बात की? तो उसके बाद हमने बात की कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर हमने बात की कैसे, तो भारत का संविधान कैसे बना, भारत संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, संविधान को निर्माण। फिर उसके बाद आप देखोगे इतिहास क्या है भाई, हमारे भारतीय संविधान का इतिहास कैसा रहा, निर्माण के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हमने किसके बारे में बात की भाई? उसके बाद हमने बात की संस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने प्रॉपर जो है पढ़ लिए हैं। मतलब मैंने एक एक टॉपिक जो है आपको क्लियर करवा दिया है। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर जो है इसकी पीडीएफ जो है शेयर कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो भाई एंड करते हैं भाई इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।